अब वहीं अगर इंटीग्रेशन की बात आ जाए, डर लगने लगा इंटीग्रेशन से। कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकली होगी इतनी ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर निकलता है। आपने कल का लेक्चर अगर देखा है तो आपको पता होगा ये क्या है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस। आई होप आपको लास्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज उसके आगे का ही कंसेप्ट है, जहां से खत्म किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, फिर देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्योंकि आज हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आए हैं। आज से करंट के चैप्टर में रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और आज से एंड तक आपको इसमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा यार ये क्या है चीज रेजिस्टेंस में। तो आज हम रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन लाए हैं, कल कुछ उससे ऊपर की चीज होगी, परसों ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एकदम अगर ले आए तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा यार करंट चैप्टर बहुत ही हार्ड है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल अप हुआ है और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फैक्टर्स, किन किन फैक्टर पे हमारा करंट डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अपने साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। बात आती है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की, क्या होता है। अच्छा, मोबिलिटी का मतलब वो मोबाइल वाला मोबाइल नहीं, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने वाला, अपने साथ सभी प्रॉपर्टीज को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला। याद होगा आपको मोबाइल डिस्पेंसरीज करके कुछ कुछ चले थे प्रोग्राम्स, उसमें क्या होता था, एम्बुलेंस चलती थी और वो घर घर जाती थी। मोबाइल मतलब इजीली मूव हो सकती हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, मोबाइल। ऐसे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, बिजली मूव होती है, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है। एग्जैक्टली, बस उसका हम थोड़ा डेप्थ पार्ट लेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, बिजली तो जनरल टर्म्स में लेते हैं, पर हम लोग के टर्म्स में क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी refers to the ability of charged particle to move through a medium in response to the force exerted by electrical field। मतलब इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है, चार्ज पार्टिकल की वो क्षमता जो कि किसी भी मीडियम में चलती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट में। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है अपनी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरी तरफ भागता है। तो वो जो भागने की क्षमता है, भागने की जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको मोबिलिटी में कोई डाउट नहीं रहा होगा, मोबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम स्मॉल यू या फिर म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। एग्जैक्ट मुझे ट्रांसलेशन नहीं पता, MEU होता होगा शायद, ने भी म्यू, MEU, यू की तरह बनता है, याद रखेंगे, स्मॉल यू की तरह, म्यू, MEU, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। और ये क्या होता है, अच्छा अगर इस डेफिनेशन को छोड़ दें, फॉर्मूले की डेफिनेशन से अगर मोबिलिटी को याद रखें तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक की फोर्स साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फोर्स, इसका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, अभी काम आएगा। अब बात आती है अगले कंसेप्ट की। क्या अगला कंसेप्ट, करंट डेंसिटी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द करंट। हम यहाँ पे करंट की डेंसिटी को देखेंगे कि कितनी डेंसिटी है करंट की, एक्चुअल में करंट कितना निकल रहा है। करंट अंदर तो बहुत है बट निकल कितना रहा है, कैसे पता करेंगे, तो वो हम पता करते हैं करंट डेंसिटी से। ठीक है, आ जाओ। क्या कहता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी यूनिट एरिया से वायर के, और वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे करंट फ्लो हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कई सारे करंट आपके फ्लो हो रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखोगे तो कई सारे आपके करंट फ्लो हो रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन करंट डेंसिटी में कौन सा यूज होगा, जो परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, बस वही एक्चुअल करंट आपका है।
क्यों? करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो परपेंडिकुलर होगा हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया से हम वही लेंगे, और जितना करंट निकला परपेंडिकुलरली, अमाउंट जो भी था करंट का, हम उसी को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। समझ गए? नहीं समझे? करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी जितना भी एरिया है ये, इसे परपेंडिकुलर निकले हुए करंट को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलेंगे। कितना करंट निकला, अमाउंट ऑफ करंट। समझे? ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ है? करंट डेंसिटी को हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट डायरेक्शन इज सेम एज द करंट। लेकिन डायरेक्शन कौन सी लेंगे हम इसकी? चलो मान लिया सर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वही सेम एज द करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन ए वेक्टर, करंट पर यूनिट एरिया। और कैसा? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखना। करंट जो भी हो परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के। ये नहीं कि 60 डिग्री पे भाग रहा है ये वाला, ऐसा ले लिया 180 पे भाग रहा है। 180 वाला भी ले सकते थे, लेकिन वो कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके अलग अलग फॉर्मूले की। क्या अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हम क्या लगा देंगे? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना वेक्टर में। जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं? कॉस थीटा से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां पे अगर करंट डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म है तो हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। क्या? जे ए कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पे जे की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखोगे? I बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, I बाई ए कॉस थीटा। तो इसको नोट कर लेंगे। वैसे ऊपर वाली टर्म को याद रखेंगे, ज्यादा आसान होता है। यहां से आप जे निकाल सकते हो, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, अब वही अगर इंटीग्रेशन की बात आ जाए, डर लगने लगा इंटीग्रेशन से। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन आसान है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला है, अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे भी वीडियो अलग से बना देंगे। क्योंकि 11th में आपको पढ़ाया जाता है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। ये दोनों फॉर्मूले आपने नोट कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। यहां से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है आपके चैप्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी वाला कोई है तो उसे याद होगा, प्रतिरोधक। क्या होता है? प्रतिरोधक मतलब रोकने वाला। जैसे आपकी जिंदगी में भी कई प्रतिरोधक हैं। सुबह उठने में भी कई प्रतिरोध हैं आपके। ठंडी लग रही है, ठंडी एक प्रतिरोध हो गया। आलस आ रहा है, आलस एक प्रतिरोध हो गया, है ना। अब जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो सक्सेस के लिए ये प्रतिरोध हो गया। कई का प्रतिरोध आपको मिलेंगे, और भी जगह मिलेंगे जहां आप कोशिश करते हो, लेकिन कई प्रतिरोध होते हैं जो आपको रोक लेते हैं। सिमिलरली हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध है, किसके लिए? विद्युत के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। केवल रेजिस्टेंस कहेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कहीं भी आ सकता है। आप चल रहे हो और आपको कोई रोक दे तो डिस्टेंस रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, किसी भी होते हुए काम को अपोज करना, दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक को रोकने वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो कभी भी रेजिस्टेंस अब मत बोलना, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो, क्या होती है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as the ratio of potential difference across the ends of conductor. Resistance क्या होता है? Resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference. मतलब potential difference के ratio को हम क्या कहते हैं? करंट नहीं, potential difference के ratio को
विद रिस्पेक्ट टू करंट, समझ गए? करंट के रिस्पेक्ट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये नहीं कि केवल पोटेंशियल डिफरेंस का हमने रेशियो निकाल लिया और बता दिया कि दैट इज रेजिस्टेंस, नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक और डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। ये तो ऊपर वाली डेफिनेशन हो गई थ्योरेटिकल, और ये कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकली होगी, इतनी ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर निकलता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक ऐसी डेफिनेशन देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आपको रेजिस्टेंस समझने में आसानी होगी। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी ये आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल लगी होगी, थोड़ी सी बुकिश लगी होगी, लेकिन ये वाली अब डेफिनेशन जब देखोगे नीचे वाली तो आप आसानी से समझ जाओगे रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज हाउ मच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन मीनिंग आ गया रेजिस्टेंस का। क्या होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने मम्मी पापा की बात को कितना अपोज कर रहे हो वो आपको दिखाता है कि आप कितने शैतान हो, ठीक है। वही आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लो होने में अपोज कर रहा है, उसकी उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर अभी हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस। आ जाओ, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द वोल्टेज। हम क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा है ये वाला, ये V, ठीक है। ये सर्किट है। अगर आपको सर्किट पढ़ना नहीं आता है तो इसकी प्रैक्टिस करो लाला। अब सर्किट ही आपके जीवन में आएगा, यही आपको सक्सेस दिलाएगा जेई, नीट और बोर्ड्स में, ठीक है। बाई द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करते हैं और जो भी आता है हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को कई बच्चे क्या करते हैं, ओम्स लॉ से मिक्स कर देते हैं। नहीं, ये ओम्स लॉ से इसको मिक्स नहीं करना, ओम्स लॉ आगे पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है इसमें और ओम्स लॉ में, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको ओम्स लॉ के साथ में मिक्स मत करिएगा प्लीज। जो R इज इक्वल टू V/I है, इसको ओम्स लॉ के साथ कभी ना मिक्स करना। अभी आपको लग रहा होगा ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन आगे जब ओम्स लॉ को इन डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो डिफरेंस था इसमें, ये ओम्स लॉ नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, जो कि हर जगह वैलिड है। ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप तभी जान पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप आएंगे। क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड है, ये अनएक्सपेक्टेड थी, चलो कोई बात नहीं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की कितनी यूनिट है, चलो यहीं से निकाल लेते हैं। यूनिट निकालना आप सीख लो। यूनिट कैसे निकालते हैं, इसकी क्या होती है, वोल्ट, और नीचे क्या होती है, एम्पियर, ठीक। एक तो वोल्ट पर एम्पियर हमारी हो गई, और एक क्या होती है, एक क्या है हमारी, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। और क्या होती है, एक, अरे जनरल जो क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ओम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस टाइप से, जैसे 20 ओम, ठीक है, 5 माइक्रो ओम, सॉरी 5 माइक्रो ओम। तो जो ओम है ये क्या है, डिनोट करता है इसकी यूनिट को। तो ये यूनिट्स ध्यान रखेंगे इसकी, कई बार मिक्स यूनिट आ जाती हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर कई बच्चे भावनाओं में बह के लगा देते हैं, वोल्ट मीटर नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। वोल्ट मीटर जो होती है, कमेंट करिए किसकी होती है, कल हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर के बारे में कि वोल्ट मीटर किसकी होती है। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस की नहीं होती है, ठीक है, किसी और चीज की होती है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो क्या है, ध्यान आ रहा है, उसका छोटा भाई है वो रेजिस्टेंस का, उसके बिना रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात को। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाउ एंड एन, कमेंट करिए टाउ क्या है और ये एन क्या है।
आपने कल का लेक्चर अगर देखा है तो आपको पता होगा ये क्या है। फिलहाल हम बताए दे रहे हैं टाउ क्या है। यहाँ पे टाउ हमारा होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एन क्या है? एन क्या है हमारा? एन है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या है हमारा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब आपको यहां पता चलेगा कि हमने आपको क्यों मना किया था कि ओम्स लॉ नहीं है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा रेजिस्टेंस को अगर हम टाउ और एन के टर्म्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा। हमने हिंट भी दे दी है कि आप यहां से आई का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि कल हमने सीखा था, आई बराबर वीना। ठीक है, VDENA। आओ देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर I इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, VDENA, ये हमारा I है। अब इससे हमें VD की डेफिनेशन पता है क्या? VD क्या था, कोई बताएगा हमें? तो जो VD है हमारा, VD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EV/ml इंटू टाउ। कल पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। VD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VD की जगह हम लिख सकते हैं EV/ml टाउ। ये आ जाओ लिखते हैं। क्या होगा, I इज इक्वल्स टू EV/ml टाउ ब्रैकेट में अब ENA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन सबसे पहले लिख लेते हैं। ई 2 बार है, ई स्क्वायर, फिर हमारा टाउ बचा, ए बचा और वी बचा। ठीक, अब नीचे क्या है, ml। अब यहाँ पे हल्का हल्का आपको एक महक आने लगी होगी, वी और आई आपको अलग अलग चमक रहे हैं। ये इनको मिला के कुछ बन सकता है, आ जाओ देखते हैं। अब यहां से आई और वी अलग अलग चमक रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे। कैसे, आई बाई वी इक्वल्स टू, अब ये सारा मटेरियल इधर डाल दो, एनी स्क्वायर टाउ ए अपॉन ml। अब E बाई वी तो कुछ नहीं होता, होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम पिछली स्लाइड पे आए तो हमें पता है कि V बाई आई कुछ कुछ होता है। क्या होता है, R होता है ये। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। ठीक है, आ जाओ इसको उल्टा करते हैं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे V बाई आई क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा किया है तो V के सामने वाला क्या है, ml। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ml अपॉन I के सामने वाला क्या है, n। तो यहाँ पे NE स्क्वायर टाउ A। अब V और I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V और I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे V और I की जगह हम लिख सकते हैं R, बिकॉज R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं R इज इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है अपने बाई हार्ट। इसको चिपका लीजिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसको आप अपने आप से करिए, क्योंकि यही फॉर्मूला है आपको आगे सक्सेस दिलाने वाला करंट में। अगर आपको रेजिस्टेंस समझना है तो इस फॉर्मूले को आप रटिए, क्योंकि कुछ चीजें समझते समझते रटोगे तो ज्यादा आसान है, खाली रटोगे तो कठिन है। आपने इस एक्सप्रेशन को समझ लिया, अब आप इसको समझो और साथ में इस फॉर्मूले के बेस से इसको निकाल सकते हो। इसमें 2 फॉर्मूले यूज हुए बेसिकली, एक तो ये वाला, दूसरा ये नंबर 1 नंबर 2। ये 2 फॉर्मूले से आप नंबर 3 फॉर्मूला निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी हैं, याद हो जाने चाहिए हर हालत में। कैसे भी कैसे करके आपको ये तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कैलकुलेशन प्रोसेस में कोई ना कोई एरर आ रहा हो। ठीक है, बाकी कमेंट करिए कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, हम आपको रिप्लाई देंगे या वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको समझाएंगे।
अब अगली बात आती है, बहुत ही अच्छी बात है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब बताओ कि रेजिस्टेंस जो है, आपने इतना फॉर्मूला दे दिया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, क्या सब कुछ सेम होगा क्या सबके लिए? नहीं, सेम नहीं होगा। कुछ कुछ फैक्टर्स है जिन पे हमारा डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप कोई चीज देखो तो यहाँ पे क्या दिख रही है, फॉर्मूला। हम फैक्टर कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला से ही। आ जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे m, और क्या दिख रहा है, l दिख रहा है, l लिख लेंगे। और क्या दिख रहा है, n दिख रहा है हमें, n लिख लेंगे। फिर e दिख रहा है, e लिख लेंगे। और टाउ दिख रहा है, फिर a दिख रहा है। ठीक है, m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, l। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अक्रॉस करंट फ्लोस। अक्रॉस करंट फ्लोस, वो लेंथ लेंगे जहां से करंट बह रहा है, ध्यान रखेंगे। और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया की जगह वॉल्यूम लिखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे E क्या है, ये किसको नहीं पता होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, अब तो ये सपने में भी आ जाना चाहिए। टाउ आपको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और काहे का एवरेज रिलैक्सेशन, बिटवीन टू कोलिजन्स। काहे का, बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया along which current flows। along which current flows। तो इतनी चीजें हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का हमने यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो ओम्स लॉ से कैसे डिफरेंट है। और बाकी रेजिस्टिविटी कल हम पढ़ेंगे। जिस छोटे भाई की हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, वो कोई और नहीं, वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो कल आप रेजिस्टिविटी का हल्का सा एक जनरल इंट्रोडक्शन लेके आइएगा, जिससे कि क्या होगा, जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको ओवरव्यू रहेगा कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। नहीं तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, बस आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभी आपको लग रहा होगा थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरी चैप्टर खत्म होने के बाद में पूरी हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। बाकी थैंक यू आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे लेक्चर्स। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिए, हम उसको बेटर एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।